नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई अमेरिकी बमवर्षक विमानों के हमले से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई, जैसा कि दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुबह किया और अभी शाम को पेंटागन ने किया? क्या वाकई अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, फोर्दो की पहाड़ियों के ऊपर बम गिराकर 90 मीटर पेनिट्रेशन के साथ न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ईरान को इस हमले का अंदेशा था, इसलिए ईरान ने उस न्यूक्लियर साइट से पहले ही जरूरी सामान हटा लिए, या न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग से जुड़े उपकरण वहां से ईरान ने निकालकर कहीं और ट्रांसफर कर दिया? ऐसा सवाल क्यों उठा है, इस वीडियो में इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दूसरा, दुनिया के देश अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले, ईरान पर बॉम्बिंग और जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया, धमकी दी, चेतावनी दी ईरान को, उसको लेकर दुनिया के देश क्या कह रहे हैं, जिसमें खासतौर से रसिया का क्या स्टैंड है। रसिया ने ऐसा क्यों कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोवाइड करेंगे? रसिया ने ऐसा दावा क्यों किया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नुकसान नहीं हुआ है? यह भी इस वीडियो में देखेंगे। ईरान क्यों कह रहा है कि ट्रंप सिर्फ ब्लफ की बात कर रहे हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, सुरंग के कुछ हिस्से, एग्जिट और एंट्री का नुकसान हुआ? यह भी जरा समझेंगे। और इसके अलावा ईरान की मिसाइलों का क्या दम है कि आज भी इजराइल में ईरान की मिसाइलें तबाही का मंजर दिखाने में या तबाही मचाने में कामयाब रही? इजराइल क्यों नहीं रोक पा रहा है उन मिसाइलों को जो इजराइल पर ईरान दाग रहा है? और आज ईरान ने कौन सी मिसाइलें दागी, वो भी इसी वीडियो में आगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दो तस्वीरें हैं CNN के हवाले से। एक सैटेलाइट इमेज है, दरअसल एक इमेज जो यहां देख रहे हैं ये 19 जून की इमेज है, सैटेलाइट इमेज उसी फोर्दो पहाड़ियों की जो ईरान की न्यूक्लियर साइट, जिसके लिए चर्चा हो रही थी, जिसके लिए लगातार बात की जा रही थी कि इन पहाड़ियों में चूंकि 300 फीट नीचे, 90 मीटर नीचे उनकी न्यूक्लियर साइट है, इसलिए बिना अमेरिकी बमवर्षक विमानों के इसे तबाह नहीं किया जा सकता था। और इसलिए आखिर में ट्रंप ने फैसला लिया और अमेरिकी विमानों ने तबाह किया, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। तो उसी जगह की तस्वीर है, एक सैटेलाइट तस्वीर CNN के हवाले से। एक है 19 जून की, दूसरी है 20 जून की, मतलब अमेरिकी हमले से पहले की तस्वीर है, पहले की सैटेलाइट इमेज। अब इस दोनों में क्या खास बात है और CNN ने इस तस्वीर को छापकर क्या बताया है, यह जरा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अमेरिकी दावे भी, रूस जो कह रहा है, ईरान जो कह रहा है, और इजराइल से लेकर अमेरिका जो कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसका भी इमेज है जो इजराइल या अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमने कैसे पेनिट्रेट किया, उसका भी इमेज। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। जैसे ये CNN ने जो छापा है, जिसकी हेडिंग है सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम, इसको थोड़ा बड़ा करते, सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम बिफोर US स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन माउंटेन साइड न्यूक्लियर फैसिलिटी शोज डर्ट पाइल्ड अप आउटसाइड एंट्रेंसेज। इसमें क्या कहा गया है, जैसे इस इमेजरी में आपको दिख रहा है, सैटेलाइट इमेज में पहला हम दिखाते हैं, ये थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे ये जो 19 जून की इमेज है, इसको अगर हम थोड़ा इनलार्ज करें तो इसमें, इसको इनलार्ज अगर करते हैं, इसको छोटा करके, अब इसमें आपको दिखेगा 19 जून के इस इमेज में कि यहाँ पे यही वो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है, यहाँ लाइन ऑफ ट्रक्स हैं जिसका जिक्र CNN कर रहा है, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, सैटेलाइट इमेज है, और ये गाड़ियाँ यहाँ पे 50 ऐसे ट्रक्स खड़े हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब दूसरे दिन की तस्वीर जो सैटेलाइट इमेज है, उसमें क्या दिख रहा है और CNN किस नतीजे पर पहुँच रहा है? अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो गाड़ियाँ नहीं हैं, और CNN का कहना है इस तस्वीर को एनालाइज करने के बाद, इस सैटेलाइट इमेज को एनालाइज करने के बाद, कि न्यूक्लियर साइट पर हमले की पहले की तस्वीर में जो दिख रहा है, इसमें जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पर मिट्टी का ढेर दिख रहा है, जहां भी एंट्री पॉइंट है, और ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर
साइट पर पहले की जो सैटेलाइट तस्वीर है, पहाड़ी कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वारों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वहां मिट्टी का ढेर है, जो एंट्री पॉइंट है उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सुरंग से उसमें जाने का रास्ता है। और उसके बाद हमले के पहले दिनों में फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 2 जो अंडरग्राउंड एंट्री पॉइंट है उसके सामने मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है। ये CNN के हवाले से जो उन्होंने, ये एंट्रेंस है, तो यहाँ मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है। दोनों पिक्चर के फर्क में ही पता चलेगा। और यहाँ ये एक तरह से CNN ने कहा है कि 19 की तस्वीर में 19 की तस्वीर में यहाँ प्रवेश द्वार के पास, एंट्रेंस के पास डंपर्स ट्रक दिख रहे हैं, साथ में मिट्टी हटाने वाले उपकरण भी दिख रहे हैं, यहाँ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ। और जो 20 की पिक्चर लेते हैं तो तस्वीर में सुरंग की ओर जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा मिट्टी से ढका हुआ दिखता है, जबकि भरे हुए डंप ट्रक अभी भी सुरंग के प्रवेश द्वार तक, एंट्री पॉइंट तक जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब, और पास में मिट्टी हटाने वाले उपकरण दिख रहे हैं। अब इसको दिखाकर, ये जैसे यहां दिख रहा है टनल का एंट्री पॉइंट है और ये सपोर्ट बिल्डिंग है। CNN ने इन दोनों तस्वीरों को छापते हुए CNN इस नतीजे पे पहुंचा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो डंपर ट्रक और बड़े बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैं उससे वहां बहुत मिट्टी और ऐसी चीजें लाई गई, और जो सुरंग का दरवाजा है, एंट्री पॉइंट है, उसको बंद किया गया या वहां मिट्टी ज्यादा जमा की गई। और उसके बाद मतलब जो तस्वीर का फाइनल कंक्लूजन है, और अगली तस्वीर में ट्रक और ये सब नहीं दिख रहा है। इस काम के लिए ही वहां वो डंपर ट्रक और अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट है वो वहां है। यहां इसने लिखा है डर्ट अपीयर्स टू बी एक्यूमुलेटिंग इन फ्रंट ऑफ टनल एंट्रेंसेज। ये CNN ने ये लिखा है कि जो एंट्रेंसेज है वहां डर्ट दिख रहा है। मतलब इसका मकसद क्या हो सकता है? अब इसको लेकर 2 बातें कही जा रही है। एक ये कहा जा रहा है कि ईरान को अंदेशा था कि US अटैक कर सकता है, और ये कई दिनों से बात चल रही है कि US के बॉम्बर वहां जा सकते हैं। तो एक बात कही जा रही है, कहीं ईरान ने अपने एंट्री पॉइंट को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन दूसरी एक थ्योरी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को चूंकि अंदेशा था इसलिए वहां से उनके जरूरी उपकरण या न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो ईरान ने वहां से पहले हटा ली। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान दावा इसी तरह का कर रहा है। और उसके बाद दूसरा इमेज भी दिखाते हैं सैटेलाइट के जरिए, जो दूसरी इमेज है जिसके आधार पर अमेरिका या इजराइल दावा कर रहा है कि पूरी तरह से वो तबाह हो गया। अब ये ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से ये कहा गया कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो जिस तरह से ट्रंप दावे कर रहे हैं। कहा गया कि ये ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं। ट्रंप इज ब्लफिंग अबाउट डिस्ट्रॉइंग फोर्डो न्यूक्लियर साइट। ओनली 2 टनल्स एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ फोर्डो हैव बीन डैमेज्ड। मतलब फोर्दो के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सिर्फ 2 टनल बर्बाद हुए या डैमेज हुए। जो दावा किया जा रहा है कि पूरा बर्बाद हो गया, वो ऐसा नहीं हुआ। ये ईरान का कहना है। अभी ये पुख्ता तौर पर आगे पता चलेगा हकीकत क्या है। ईरान इसको कहीं डाउन प्ले तो नहीं कर रहा है, या वाकई अमेरिकी विमानों ने पेनिट्रेट करके जहां हमला किया वहां उनकी साइट वाकई डैमेज हुई, या जैसा कि मैंने कहा कुछ चीजें हटा ली गई। तो ये दावा यहां से ऐसे किया जा रहा है। उसके बाद जो ईरानियन एटॉमिक एनर्जी बॉडी है उसने कहा है कि कोई कंटेमिनेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब नो कंटेमिनेशन रिकॉर्डेड, मतलब किसी तरह का जो रेडिएशन है या कंटेमिनेशन होता है जब न्यूक्लियर साइट पर अटैक हो, विस्फोट हो या कोई ऐसी चीज हो, तो ये नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? उसके बाद ईरान का कॉन्फिडेंस कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। और ये जो जेरूसलम टाइम्स की पोस्ट की तरफ से जो इमेज आज सैटेलाइट इमेज जारी की गई जिसमें बताया गया कि ये कैसे उस फोर्दो के न्यूक्लियर साइट जहां फोर्दो, ये एक्चुअली असली तस्वीर है उस पर नहीं आते, उसमें कहां कहां ये बॉम्बिंग से सुराख हुआ है। ये आज बताया गया सैटेलाइट इमेजरी शोज पॉसिबल बॉम्ब एंट्री पॉइंट्स एट फोर्दो आफ्टर US स्ट्राइक। तो ये एंट्री पॉइंट है जहां लगता है कि बम के धमाके से ये भी एंट्री पॉइंट है। यहां ऐसा माना गया कि यहां बम के धमाके हुए हैं और बम अंदर तक गया, जिस बम के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ के नीचे जाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी चीज को बर्बाद कर सकता है। अब ये सैटेलाइट दूसरी इमेज है, माफ करिए, ये दूसरी इमेज है जो आज ये भी छापा है अल जजीरा ने।
दो इमेज के साथ, और उसके बाद अल जजीरा ने भी एक तरह से अपने इमेज के जरिए ये बताया है कि पहले और बाद में क्या फ़र्क है। और ये अल जजीरा में दो सैटेलाइट इमेज छपी है, जिसमें एक तस्वीर है जून 2 मतलब 2 जून 25 की और एक है 22 की, उस अमेरिकी बम बरसक विमानों के बम बरसाने के बाद, जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये पेनिट्रेशन हुआ है या छेद हुआ, और ये एक्चुअली तस्वीर है उस फोर्दो की। खैर, अब हम वापस लौटते हैं जो दावे किए गए रसिया की तरफ से। जैसा कि मैंने कहा कि ईरान ने कहा कि उसका कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। रूस की तरफ से अभी शाम को यह खबर आई कि जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे रसिया के, रूस के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने शाम को यह कहा कि ईरान को इससे कुछ डैमेज नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने ये कहा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल अपीयर्स टू हैव बीन अनअफेक्टेड और सस्टेन ओनली माइनर डैमेज। मतलब न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत माइनर डैमेज हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह रूस की तरफ से कहा गया, रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा मजे भी लिए हैं ट्रंप के, जिसमें उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में ट्रंप जो है नोबेल पुरस्कार पाना भूल जाएं। उसके बाद उन्होंने इसी में एक बयान का हिस्सा, चूंकि 7-8 ट्वीट उन्होंने किए हैं, उसी में एक हिस्सा उनका ये है जिसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई ईरान विद देयर ओन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब ईरान को मदद करने या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए रूस और ऐसे देश आ सकते हैं, ऐसा रूस की तरफ से कहा गया। तो ये एक लामबंदी भी हो सकती है, क्योंकि पहले ही रूस और चीन का और तुर्की का बयान ईरान के पक्ष में आ चुका है। और अमेरिका ने अचानक जिस तरह से सरप्राइज देते हुए जिस तरह से रातों रात अटैक करने का फैसला किया, और लोग सोच रहे थे कि 2 हफ्ते का समय लिया और उसके बाद दावा कर दिया कि हमने सक्सेसफुल ढंग से ईरान के उस न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और बॉम्बिंग कर दी, उससे उसका इंटरनेशनली अगर देखें तो दूसरे देशों पर क्या असर होगा, हालांकि उसका इंतजार करना पड़ेगा। रूस की राय है, बहुत सारे और ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी निंदा की, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद रूस के जो पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अपोज द एक्शंस ऑफ इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया के ज़्यादा देश इस तरह के किसी भी एक्शन के खिलाफ हैं, और इसके बाद जो हुआ गलत हुआ, लंबा चौड़ा है, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। 12 अब आते हैं हम किस तरह के बम या किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ईरान कर रहा है। आज भी इजराइल के 14 शहरों में 35 से 40 मिसाइलें, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने दागी। अमेरिकी प्रेसिडेंट के दावे या जो उन्होंने मीडिया के सामने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसके 3 घंटे के भीतर, और उससे तबाही का मंजर यह हुआ कि इजराइल के कई शहरों में, यह तस्वीर आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं, इजराइल के कई शहरों में कुछ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडर हो गई, हाइफा से लेकर तेल अवीव तक, यरूशलेम तक। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ईरान का रिटेलिएशन था। हालांकि ईरान लगातार इजराइल पर, जब से ये जंग हुई है 13 तारीख से, तब तक लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स जा रहे हैं, इजराइल के फाइटर जेट्स वहाँ लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं। उस बॉम्बिंग में कहा जा रहा है अब तक 400 से 600 ईरान के लोगों की मौतें हुई है। बहुत सारे जनरल, फौजी लोग जो खामेनेई के करीबी सिपा सलार थे, उनको टारगेटेड ढंग से मारा गया। लेकिन इजराइल के फाइटर जेट वहाँ जाकर बम बरसा रहे हैं। रिटेलिएशन में कहें, जो ईरान कर रहा है वो इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से आयरन डोम या जिस तरह से अपना एयर डिफेंस सिस्टम पर गुरूर करता रहा है, उस गुरूर को लगातार तोड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आज की है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह से खिंची और अगर ईरान इस तरह से इजराइल पर हमले करता रहा, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं कुछ मिसाइलें भी आपको दिखाऊंगा खास तौर से। और ये कहा जा रहा है बार बार, मैंने भी अपने वीडियो में कई बार कहा कि ईरान के पास 20,000 मिसाइलें हैं। अब ये समझना है, इंटरेस्टिंग, जैसे मेरी भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ईरान से इजराइल की दूरी 1300 से 1400 किलोमीटर है, तो 1300 से 1400 किलोमीटर कैसे वो फायर कर रहा है, किस किस देश को होकर वहां की मिसाइल आ रही है। तो ये ग्राफिक है, इससे समझिए
कि ईरान कैसे, ये यहां से ईरान की मिसाइल चलती, कौन कौन सी मिसाइल है वो भी मैं दिखाऊंगा, मिसाइल पावर क्या है और क्यों उससे परेशान है इजराइल, और ये अगर लड़ाई लंबी खिंच गई तो इजराइल के पास क्या विकल्प होगा। ईरान में जो भी तबाही हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जैसे यहां से फायर कर रहा है और ये कई देशों के ऊपर से होके उसकी मिसाइल जा रही है, जिसमें सीरिया है, बीच में पड़ता है, जिसमें इराक है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें जॉर्डन है, लेबनान है। ये 5 मुल्कों से होकर इजराइल की मिसाइलें, माफ करिए, ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरस रही हैं। इसमें यह भी मैं कहीं देख रहा था कि मिसाइलों की रेंज के हिसाब से और इजराइल के शहरों के हिसाब से अलग अलग मुल्कों के ऊपर से इनकी मिसाइल जा रही है, रूट उसके हिसाब से है। तो ये इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें ऐसे मार की जा रही है। तो एक तरह से देखें तो सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन में लोग जब मिसाइल ऊपर से जा रही होगी तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये मिसाइल फायरिंग हो रही है, लेकिन उसके एयर स्पेस से जा रही है। अब ये मिसाइल, ये आज की तस्वीर है जो मैंने पहले दिखाया कि मिसाइल हमले से कितनी तबाही वहां लगातार हो रही है। अब हम दिखाते हैं जरा कुछ मिसाइल जिसका जिक्र हो रहा है। ये खैबर मिसाइल है, इसका आज इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया है। खैबर मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और स्पीड और लेंथ के बारे में विस्तार से जानकारी इसमें दी गई है। 1500 किलो वारहेड के साथ ये मिसाइल फायर कर सकता है, और ये उस मिसाइल की खैबर की तस्वीर है। और जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 देशों से ऊपर होकर ये मिसाइल वहां पहुंचता है। इजराइल रोक क्यों नहीं पा रहा है? और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अगर इतना मजबूत है, जिसका जिक्र दशकों से होता रहा है कि इजराइल किस तरह से अपने को सुरक्षित इजराइल ने किया है, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम, और उसमें हाल के अगर देखें 10-15 सालों में अमेरिका की बहुत भूमिका रही है उस तरह से इजराइल की मदद करके। एक और फतह 1 है, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस मिसाइल की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड देखिए, सुपरसोनिक स्पीड है, 16,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब आवाज से कई गुना ज्यादा। और वारहेड 350 से 4.5 की जो 450 केजी वारहेड। और उसके बाद ये उस मिसाइल की तस्वीर, ये सारी मिसाइलें दागी जा रही है जो इजराइल पर। उसके बाद एक और सेजिल मिसाइल है, कहा जा रहा है ये भी मिसाइल इजराइल पर दागी जा रही है। जिस मिसाइल, ये 3 खासतौर से 3 मिसाइल हैं, इसकी भी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर। बल्कि एक मैं देख रहा था रिसर्च करते वक्त कि ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं इजराइल के पास, माफ करिए ईरान के पास, और ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर, बल्कि कुछ ऐसी भी मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 से 4500 किलोमीटर है, जबकि दायरा जो डिस्टेंस है वो 1300 से 1500 किलोमीटर है। और ये जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, इनकी चूंकि इतनी स्पीड होती है, इसलिए जो इजराइल का रडार सिस्टम है, इजराइल का इंटरसेप्शन है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का वो आयरन डोम है सो कॉल्ड, वो कई बार उसको इंटरसेप्ट करने, रोकने में फेल होता है। और एक बड़ी वजह जो लगातार कही जा रही है, उनके इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इतनी तादाद में मिसाइलें दागी जा रही है कि वो इंटरसेप्टर्स फेल हो रहे हैं। और इजराइल को हर रोज लगभग 2500 से लेकर 3500 करोड़ का खर्च हो रहा है उन मिसाइलों को रोकने। ये फिर उसी लॉन्ग रेंज मिसाइल में अलग अलग 1 दर्जन मिसाइलें हैं। ये खैबर जिसका जिक्र किया, ये सेजिल, ये एक शाहाब है। इस तरह से ये मिसाइलें इजराइल की सरजमी पर कहर बनकर बरस रही है। अब ये एक आयरन डोम जिसका जिक्र हो रहा है, देखिए मैं फिर कहूँगा, मैं भी कोई वार एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सब समझने के लिए मुझे भी बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे हो रहा। इतने सालों से हम सुनते रहे हैं कि इजराइल सबसे सुरक्षित मुल्क है अरब देशों के बीच, और इजराइल मिलिट्री पावर में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इजराइल का कोई जवाब नहीं है। और जब इतना कुछ है तो फिर इजराइल उन मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? रोका, शुरू के दिनों में 5%, 4% मिसाइलें गिर रही थी। अब कहा जा रहा है कि 10% मिसाइल वहां गिर रही है जो इजराइल रोक नहीं पा रहा है। और ये लड़ाई लंबी खिंची 5 दिन 10 दिन और, तो वो ज्यादा मिसाइलें वहां तबाही मचाई। खैर, ये अलग अलग जगहों पर मैं तलाश रहा था, बीबीसी के हवाले से दिखा कि किस तरह से इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। अब ये इसका एक तरीका होता है कि यहां से अगर, जैसे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं,
यहां से ये देखिए, यहां से अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ईरान है, यहां से अगर फायर कर रहा है, रॉकेट फायर किया, ये बीच में ऐसे रडार सिस्टम है जिसने इसको डिटेक्ट किया इसको, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम है जो इसको इम्पैक्ट पॉइंट को एस्टिमेट करता है, और ये आयरन सील्ड है, मतलब यहाँ से जो लॉन्चर हैं ये फायर करते हैं, लॉन्चर फायर्स मिसाइल टू इंटरसेप्ट, और उसके बाद इसको ऐसे इस मिसाइल को यहीं पे हवा में तबाह कर दिया जाता है या बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये इनका सिस्टम है, इस तरह से उनका डिफेंस सिस्टम काम करता है। ये भी मैं देख रहा था कि किस तरह से मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल ने ऐसे डिफेंस सिस्टम बना रखे हैं, जिस डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को बहुत गुमान रहा है, लेकिन वो सुपरसोनिक मिसाइलें और इजराइल के इंटरसेप्टर्स को फेल करके जिस ढंग से भेद करके वहां गिर रही है, उससे इजराइल तबाही का शिकार हो रहा है। यह अलग बात है कि इजराइल के फाइटर जेट्स आज भी ईरान के कुछ इलाकों में उन्होंने बम गिराए, कल भी गिराए। रोज इजराइल का तरीका है कि फाइटर जेट्स भेजकर, और चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से माना जा रहा है कि ईरान का लगभग खत्म हो चुका है, लगभग चौपट है, और ऐसे भी एयर पावर में, एयर सुप्रीमेसी में इजराइल ईरान पर बहुत भारी है। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम ना होने की वजह से फाइटर प्लेन जाकर वहां कहीं भी बम गिराकर आ जाते हैं, उनको रोक नहीं पा रहा ईरान। लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई में कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। आज जैसे खबर में देख रहा था कि इजराइल ने ईरान के 2 फाइटर जेट तबाह किए, और यह आज की खबर है कि किस तरह से ईरान ने, इजराइल सेना ने ईरान के 2 फाइटर जेट तबाह किए, और उसके बाद कहां कहां नुकसान पहुंचाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को कैसे बर्बाद किया जाए, ये अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इजराइल की, क्योंकि जब तक मिसाइल लॉन्चर्स को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे, तब तक वो मिसाइलें इजराइल की तरफ ईरान से दागी जाती रहेंगी। इसलिए पूरी ताकत इजराइल की है कि उसका एयरफोर्स किस तरह से उन जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको लोकेट करे और उनको बर्बाद करे, तबाह करे। तो ये है। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया ही, और उसके बाद एक चिंता जो लगातार बात पहले भी हो रही थी कि जो अमेरिकी बेस है जिस मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, हालांकि उसमें 40-30 अमेरिकी बेस है जिस पर 40 से 50 हज़ार या ज़्यादा अमेरिकी सेना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुवैत, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, यहाँ वो बेस हैं जिससे घेराबंदी कर सकता है अमेरिका अगर कोई वार लाइक सिचुएशन हो तो। लेकिन इसके साथ एक डर भी है कि अगर ये लड़ाई फुल स्केल वार की तरफ गई, अगर ईरान ने, जैसे कि ईरान ने चेतावनी दी, धमकी दी या कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बदला लेंगे, अगर कोई ऐसी स्थिति हुई तो क्या ईरान अमेरिकी एयरबेस पर भी हमले कर सकता है? और अगर ऐसा किया तो फिर अमेरिका ने, जो ट्रंप ने सुबह चेतावनी दी, धमकी दी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ईरान को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। वो वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि क्या अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने यहां कुछ बदलाव किए हैं। इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तबाही बर्बादी के स्केचेज से अभी पूरी तरह से नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वाकई वहां उनका न्यूक्लियर प्लांट या जो उनका इनरिचमेंट प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पहाड़ी से बहुत नीचे थे। दोनों तरफ से अपने दावे हैं। अब इस बीच हुआ ये है कि दुनिया के कुछ देशों के बयान आ रहे हैं जिसमें सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि हवाई हमले जो है परमाणु साइट पर हुए, वो उसको लेकर तनाव बढ़ेगा और हालात ख़राब ना हो, संयम बरतें। हालांकि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश अमेरिका के पक्ष में रहे हैं, चूँकि अमेरिकी एयर बेस भी है, अमेरिकी मिलिट्री बेस भी है और अमेरिका से उनका रिश्ता भी है। लेकिन फिर भी जो बयान आए हैं, उसके बाद क्यूबा से बयान आए हैं, कतर ने एतराज़ जताया है और कहा है गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ओमान ने इस पर कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से किया है वो गलत है। इराक ने भी चेतावनी दी है कि ये मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में शांति को ख़त्म कर सकता है और स्थिरता
के लिए ये खतरा बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से भी कहा गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। तो ये सब बहुत देशों से ऐसे बयान आ रहे हैं और विरोध और समर्थन की बातें अगले 24-48 घंटे में पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ईरान का रिटेलिएशन क्या इजराइल तक अगर उसी आक्रामकता के साथ रहता है, उसी तरह से जैसे ये तस्वीर आ रहा है, उसी तरह से अगर ईरान इजराइल पर हमले करता रहता है, टारगेट करता रहता है, मिसाइलें दागता रहता है, तो क्या ऐसी स्थिति 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद आएगी कि अमेरिका इजराइल की मदद में अमेरिका को आना पड़े? हथियार अमेरिका सप्लाई करता है, टेक्निकल सपोर्ट अमेरिका की फंडिंग पर इजराइल चल रहा है, जिसको इजराइल फंड कहा जाता है। ये जो आज 3,000-4,000 करोड़ हर रोज के हिसाब से इजराइल खर्च कर रहा है, वो अमेरिका से इजराइल को मिलता रहा है और अमेरिका और इजराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर एक पुराना, दशकों पुराना रिश्ता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर इजराइल, जो दुनिया भर के अखबारों में खबर छप रही है कि ये लड़ाई अगर 2 हफ्ते चली इजराइल और ईरान के बीच, तो मुसीबत इजराइल की ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके इंटरसेप्टर्स मिसाइल को रोकने में नाकाम हो जाएंगे, उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में क्या अमेरिका की एंट्री होगी? तो ये सब भी देखने की बात है। फिलहाल सवाल यही कि क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई जैसा दावा है, या जैसा कि ईरान कह रहा है कि सुरंग के दरवाजे पर, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कुछ धमाका हुआ है या नुकसान हुआ है? अब ये जैसे भी खबर आएगी या जो जानकारी मिलेगी तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अमेरिका की तरफ से दावे लगातार, अभी भी मैं जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मैं देख रहा हूँ जेडी वेंस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि हमने पूरी तरह से तबाह किया। फिलहाल नमस्कार।